नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी हुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। यह आप लोगों के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी तक कई क्लासेस देखे हैं, कई लेक्चर्स देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री देख लिया है, इंडिया प्राचीन एंशियंट और मध्यकालीन और मॉडर्न। इसके बाद हम लोगों ने भूगोल की 2 क्लासेस देखी हैं, संविधान की 1 क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास होगी। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने संविधान के बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था, और आज की जो संविधान में हम लोग बात करेंगे केंद्र और राज्य के सरकारों के बाद में। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बारे में देखेंगे कि उसमें क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे प्रोसेस होता है, उसके बारे में जितने क्वेश्चंस अभी तक यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूछे गए हैं, वो सब उन सभी का संग्रह ये है। तो इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सब में ये इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे जो प्रश्न हो, चाहे जो परीक्षा की तैयारी हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था और बताया था वहाँ बहुत अच्छे से। तो इसमें कितने हो जाएंगे? लोकसभा की कुल संख्या का 15% अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। जैसे क्या है, 100 सीटें हैं तो वहाँ पे केवल 15 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो इसका कब जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था 91वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2003 में किया गया था। तो ये याद रखना। ठीक है, अमेंडमेंट 91। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु होती है न्यूनतम? तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है। 25 वर्ष हमारा लोकसभा के लिए होता है, और 35 वर्ष हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे का प्रश्न हमारा है, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे थावरचंद गहलोत। तो इसको याद रखना, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। जो है मुख्य मुख्य देश जो स्टेट हैं उनके गवर्नर कौन है, तो उनको देख लीजिएगा। ठीक है। आगे किरण किरण बेदी की बात करते हैं। फर्स्ट आईपीएस महिला आईपीएस हैं, और इनके पुस्तक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। तो इसको भी याद रखना। ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह संसद के पास होगा। ठीक है, याद रखना, संसद के पास है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात कर रहा है। ठीक है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत हो जाएगा? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 66, 66, अनुच्छेद 66 से क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव का जानकारी मिलती है। अगर हम 54 की बात करें तो 54 से हमको राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर हम 63 की बात करें तो 63 में बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और 74 में क्या होता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद की गठन की बात कही गई है आर्टिकल 74 में। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि जुलाई 2018 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं? तो ये जुलाई 2018 की बात करें या फिर वर्तमान में बात करें तो अभी उतना ही जिला हैं। कितने? 75, 75 जिला हैं टोटल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि में तो ये लखीमपुर खीरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? लखीमपुर खीरी। इसको भी याद रखना। ठीक। और जब यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे तो इसके बारे में मुख्य रूप से पढ़ा देंगे उसमें। फिर आगे हम लोग देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न होगा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की बात कर रहा है, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हो जाएंगी हमारी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। और जो कहाँ की थी सबसे पहले? यूपी की। ठीक है। और अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू क्या थी सबसे पहले? हमारी गवर्नर थी, महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी प्रथम। ठीक। और सरोजिनी नायडू ही क्या थी? पहली, एक मिनट, ये हमारी क्या थी? फर्स्ट भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भारतीय महिला थी।
ठीक है, जो 1925 के कानपुर कांग्रेस के अधिवेशन में सत्र के जो कानपुर सत्र का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करती हैं। और प्रथम महिला की बात करें तो ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में जो सत्र होता है उसकी अध्यक्षता करती हैं एनी बेसेंट जी। ठीक है, और आगे देखेंगे अगला हमारा कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हम लोग देखेंगे ये बहुत पूछता है। तो सरकार क्या है, केंद्र और राज्य सरकार। कितनी सरकार है, दो, केंद्र और राज्य। तो क्या है, केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताता है, इसकी अनुशंसा करता है सरकारी आयोग, जो कि 1988 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक, इसको याद रखना। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किससे है संबंधित, आर्टिकल 19(1) से संबंधित है, इसको भी याद रखना। और आगे देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र सत्रावसान की शक्ति है, अर्थात इसको कौन भंग कर सकता है, कौन इसके सत्र को खत्म करता है, सत्र को बुलाता है या सत्र को आहूत करता है। तो ये हो जाएगा हमारा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे आगे हमारा 10 नंबर जो प्रश्न कहता है भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो संघ की बात करता है केंद्र सरकार में, तो वहाँ पे हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे क्योंकि ये राज्य के होते हैं, राज्य हेड होते हैं। ठीक है, स्टेट हेड होते हैं, तो ये संघ में नहीं मिलते हैं, ये राज्य कार्यकारिणी में मिलेंगे, स्टेट कार्यकारिणी में। ठीक, तो ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद की बात करता है, तो यह अभी हमारे यहाँ 6 स्टेट में है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ये हमारा आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, जिसको एमएच बोल देते हैं, फिर यूपी और बिहार। कितने हो गए, 6 हो गए, नहीं 5 हुए, एक बचा, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है, केटी। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक में हमारे विधान परिषद है। अगर हम बात करें तो कुल कितने राज्यों में है, तो ये कुल 6 राज्यों में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसको याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे स्टार बना दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्न है धलाई और उकोकोटी राज्य के जिले हैं, किस राज्य के जिले हैं ये। तो ये हो जाएंगे हमारे त्रिपुरा राज्य के। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसको याद रखना, ये SSSC आयोग में एक बार पूछा गया, इसलिए हम इसको यहाँ पे सम्मिलित किए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा होगा निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो 2014 में, जो कि 2 जून 2014 में बनाया गया था, तो ये कौन सा हो जाएगा, याद रखना, यह हमारा हो जाएगा तेलंगाना राज्य, जो कि 29वां राज्य जो है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे 28 राज्य हैं और 8 जो है हमारे यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड कब बना था, ये बना था हमारा 15 नवंबर 2000 में। देखिए यहाँ पे, एक मिनट इसको इरेज कर दे थोड़ा सा। अगर हम बात करें झारखंड की तो ये 15 नवंबर 2000 में बना था। ठीक है, और उत्तराखंड हमारा बना था 9 नवंबर 2000 में। और सिक्किम हमारा बना था कब, 16 मई 1975 को। सिक्किम स्थापना दिवस 16 मई को भी मनाते हैं, 1975। अगर हम बात करें तेलंगाना 29वां राज्य था, झारखंड हमारा क्या था, 28वां राज्य था। ठीक है, और 27वां राज्य उत्तराखंड, और हमारा जो तेलंगाना था ये 22वां राज्य बना था। और 2000 में 3 स्टेट बनाए गए थे, एक 15 नवंबर को, एक 9 नवंबर को और एक 1 नवंबर को, जो था हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्न होगा भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं या किसको देते हैं अपना त्यागपत्र। तो ये देंगे अपने उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो ये हमारे राष्ट्रपति जी को देंगे। ऐसे अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये हमारे राष्ट्रपति जी को देते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें तो ये भी हमारे राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को।
ठीक है, ये याद रखना। आगे देखेंगे कि नीलम संजीवा रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये हमारे छठवें राष्ट्रपति थे। कौन से? छठवें राष्ट्रपति थे और ये निर्विरोध चुने गए थे। इससे पहले वाले टर्म में जब ये खड़े हुए चुनाव तो उसमें हार गए थे, फिर दूसरे टर्म में जैसे ही खड़े होते हैं तो ये निर्विरोध चुने जाते हैं। ये भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं, इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक है, और छठे राष्ट्रपति थे हमारे भारत के। फिर देखेंगे हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियां नहीं है? तो राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बात करता है। तो यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बना सकता है। तो संघ सूची और समवर्ती सूची, यहाँ पे संघ पे तो नहीं बना सकता, संघ पे बना सकता है, समवर्ती पे बना सकता है, दोनों पे, ये सही हो जाएगा। अगर हम बात करें यह गैर धन विधेयकों पर विचार अनुमोदन कर सकता है, तो ये भी सही है, ये गलत है, यहाँ पे 3 नहीं, ठीक। लेकिन क्या होता है, संशोधन विधेयक में संशोधन सुझाव भी दे सकता है। अगर बात की यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी दे सकता है, हाँ दे सकता है। और क्या कहता है दूसरा नंबर पे कि यह कराधान बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्तावों को मंजूरी देता है, तो ये गलत बात है, यह मंजूरी नहीं देता, ये लोकसभा ही देता है। हाँ यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ पे जो है वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, जो इसको धन विधेयक कहते हैं, यहाँ पर आता है और ये 14 दिन तक यहाँ पे प्रोसेस में रहता है। अगर 14 दिन के बाद अगर यहाँ से पास नहीं हो जाता तो वो अपने आप ही पास हो जाएगा, उसको पास मान लिया जाता है और इसमें वो मंजूरी सुझाव नहीं दे सकता, कोई भी सुझाव नहीं दे सकता संशोधन के लिए, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण को किस अनुच्छेद के तहत देखा जाता है, किस में मिलता है, तो ये 112 के मिलता है, अनुच्छेद 112 में, और इसी को बजट कहते हैं। बस जो है संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण के विवरण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसको इरेज कर देना जिससे आप लोग कंफ्यूज ना होना। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पे 25 वर्ष। अगर राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे 30 वर्ष। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करें तो 35 वर्ष, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रकार को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करने को क्या कहा जाता है? अब देखिए सजा को कहाँ से कम करता है, तो यह अनुच्छेद 72 में दिया गया है क्षमादान शक्ति के तहत। तो यह क्या कहलाता है, क्या होता है, प्रकार को बदले बिना, प्रकार को जैसे जो सज़ा मिली है उसको बदले बिना, उम्र कैद मिली तो उम्र कैद ही मिलेगी, लेकिन हाँ उसके सज़ा को कुछ कम कर देता है, मात्रा को, जैसे 10 साल की सज़ा मिलती है तो उसको कम करके 8 साल कर दे, ठीक है, या 5 साल कर दे, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे दंड विराम, नहीं सॉरी दंड विराम नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग परिहार। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगर हम मोहलत या स्थगन की बात करें तो मोहलत में क्या होता है कि मोहलत के तहत कम सज़ा दी जाती है, इसमें कम सज़ा दी जाती है, ठीक है। एक मिनट इसको इरेज करके हम बता दें अच्छे से, जो कि कभी पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसमें मोहलत के तहत क्या होता है, कम सज़ा दी जाती है, ठीक है, कम सज़ा। और दंड विराम, जब दंड विराम होता है तो दंड विराम के तहत सज़ा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है, अस्थायी रूप से, ये नहीं स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है, कुछ दिन के लिए रोक लगा दिया जाता है। और परिहार आप लोगों ने देखा ही कि प्रकार को बदले बिना सज़ा को कम करना। और विनिमय, विनिमय की बात करें अगर हम लोग तो विनिमय की क्या होता है, सज़ा को दूसरी सज़ा से बदल दिया जाता है, कोई एक सज़ा है तो उसको दूसरी सज़ा से बदल दिया जाता है, ठीक है, दूसरी सज़ा से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो इसको याद रखना। और 19वां प्रश्न हमारा कहता है भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार यहाँ से हर एग्जाम्स में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। किस में होगा, तो ये हो जाएगा 12 से 35 में, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 में, और भाग 3 में दे रखा है, और भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। और क्यों कहते हैं तो इसके बारे में हमने बताया, डिटेल चर्चा की है, तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस क्लास को देख लेना। अगर हम अनुच्छेद 324 की बात करें तो इसमें निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है, और 36 से 51 में DPSP जिसको राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, इसका उल्लेख मिलता है।
अगला और लास्ट प्रश्न हमारा होगा, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह मिलता है अनुच्छेद 40 में। तो इसको भी याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर हम अनुच्छेद 124 की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात होता है। और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात करता है। ठीक है, तो ये हमारे टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन थे जो UPSSSC आयोग द्वारा पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम्स में, और यहाँ से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखना, एक बार फिर से देख लीजिएगा, और इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे इसको अधिकतम स्टूडेंट तक लाभ मिल सके। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक और नए क्लास के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।